नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बार पुनः हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक परीक्षा बिल्कुल ही नज़दीक आ गया है। 28 और 29 जून को परीक्षा प्रस्तावित है। 28 को प्रधानाध्यापक, 29 को प्रधान शिक्षक की परीक्षा है। तो अब समय बिल्कुल ही नहीं रह गया है। अब सिर्फ आप लोग रिवीजन करें, सेट पर अधिक से अधिक ध्यान दें। तो इस कड़ी के आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 6 पर आज हम लोग बात करेंगे। 6 के 30 प्रश्नों पर आज बात करेंगे, फिर कल इसके अगले भाग पर बात करेंगे। सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट है ये डीएलएड विषय से है, क्योंकि कई परीक्षार्थियों का यह व्यक्तिगत अनुरोध विषय पर ही अधिक से अधिक सेट को बनवाया जाए। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा अपना कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। तो देर न करते हुए पहले प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं और इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में किस स्तर के होंगे? सामाजिक व्यवस्था में बनाए रखने वाला स्तर, पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या उत्तर पारंपरिक स्तर। तो इस संदर्भ में कोलबर्ग का एक नैतिक सिद्धांत जो है उसके जो बालक के नैतिक आचरण जो है पूर्ण नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल में होता है, और वो होता है कब? जब उत्तर पारंपरिक स्तर का होता है। तो अर्थात इसका वो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पारंपरिक स्तर। आगे बढ़ते मित्र। दूसरा प्रश्न यह है कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो लेव वाइचोस्की के है। इस संबंध में पिछले सीट में भी एक प्रश्न था, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मित्र, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और ना ही उन्हें नीचे दिखाएं। लड़कियों और अलाभान्वित वर्ग के शैक्षिक अवसरों को समान करता है। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। और डी नंबर है कि विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों से अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और ना ही उन्हें नीचा दिखाए। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। उत्तर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चौथे प्रश्न की तरफ देखते हैं मित्र। चौथा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? निगमन, उत्पादन, अभिसारी और मनन। इसका तो उत्तर आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए स्पेशल हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था। अभिसारी चिंतन में क्या होता है? सृजनात्मक होता है। और अपसारी चिंतन में क्या होता है? बुद्धि का विकास होता है। और यहाँ पे सृजनात्मक चिंतन से इसका संबंध है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं को क्या कहा जाता है? तो पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? समजातीय तकनीक इसको कहते हैं। क्योंकि सामाजिक विज्ञान के कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे प्रति के लगाव का मूल्यांकन करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या? समजातीय तकनीक। इसका उत्तर सही हो जाएगा। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में पूछेंगे नहीं, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए, उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, या फिर डी वे सीखने के लिए तैयार न हो। तो छठे प्रश्न का यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा कि वे उस समय तक नहीं सीख पाएंगे जब तक कि वे लोग सीखने के लिए तैयार न हो। तो छठे प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं मित्र।
विद्यालय आधारित आकलन परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उनमें निरंतर परीक्षण होता है। या फिर बी नंबर में है कि परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। या फिर डी रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। तो 7वें प्रश्न का उत्तर रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो उद्यम के मुकाबले हीनता के स्तर पर बल देता है। सामाजिक सिद्धांत उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर पर बल देता है। उद्दीपन और प्रतिक्रिया, लिंगीय और प्रसूति स्तर पर, या फिर क्रिया और प्रसूत अनुबंधन इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं। मनोसामाजिक का जो सिद्धांत है वो उद्यम के मुकाबले हीनता के स्तर पर अधिक बल देता है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्न में से किसकी ओर संकेत करता है? तो 9वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिनमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों। 10वां प्रश्न कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे इस प्रकार के अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में हो। या फिर बी कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। सी विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। डी विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। तो 10वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों का पूछेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। या फिर डी उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो 11वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सबसे सटीक और सही उत्तर हो जाएगा उससे तभी प्रश्न पूछेंगे जब उत्तर देने के लिए वो उत्साहित हो। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या फिर समझ स्तर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विभेदीकरण स्तर। ये प्रश्न पिछले सेट में भी हम लोगों ने दोहराया है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता के द्वारा, उपयुक्त में से सही। तो 13वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो सब ही हो जाएगा कि इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, बर्ताव और व्यवहार के द्वारा भी झलकता है और नैतिकता तो है ही। तो इस प्रकार चरित्र का विकास ABC तीनों हो जाएगा। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या होगा? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित और अनुभव केंद्रित। तो सत्तावादी ऑटोक्रेसी की बात की जाती है बिल्कुल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शिक्षक केंद्रित। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वें प्रश्न की तरफ। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए या फिर निर्देशात्मक होना चाहिए। तो 15वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। एक शिक्षक का जो बर्ताव है वो बिल्कुल आदर्शवादी होना चाहिए। प्रश्न की तरफ चलते हैं। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, या फिर किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा का जो स्तर है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो इसका ऑप्शन देखा जाए, समुदाय के समर्थन पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो 17वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? समुदाय के समर्थन पर। समन्वित शिक्षा की सफलता समुदाय से मिलने वाले समर्थन पर निर्भर करता है। समुदाय का सकारात्मक समर्थन अध्यापकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन लाने में भी सक्षम होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर समुदाय के समर्थन पर निर्भर करता है। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो सबसे अच्छा उपचार क्या है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या फिर निदानात्मक शिक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निदानात्मक शिक्षण। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। कैसे? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर के, कक्षा में भाषण देकर के। तो कैसे कर सकता है? पुरस्कार देकर। फिर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे? नहीं। परीक्षा में कम अंक देंगे? बिल्कुल नहीं। उसके अभिभावक से बात करेंगे? ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो उसको सम्मान करवाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि उसकी उपेक्षा करें, परीक्षा में अंक डालें। आप अपना काम करते रहेंगे, बल्कि उसको पहले से अपेक्षा अधिक ध्यान देंगे ताकि उसके अंदर वो नैतिक परिवर्तन हो और सम्मान करे या ना करे उसमें अधिगमित हो और वो आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित हो। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 21वें प्रश्न की तरफ चल। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो 21वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति। विद्यार्थी को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। किस चीज़ का जानकार होना चाहिए? बालक मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति के, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का। तो बाल मनोविज्ञान का तो होना ही चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का भी होना चाहिए, अर्थात कि तीनों होना चाहिए। मतलब कि इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो 23वां का सक्रिय सदस्य कब बनेगा अपने क्लास में? किशोरावस्था में। मनोचित्रण का संदर्भ 24वें प्रश्न का हो जाएगा कि मनोचित्रण का संदर्भ अर्थग्राहिता को बढ़ाने का एक तकनीक है, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना है, मन का चित्र खींचना, मन के प्रकार्य का अन्वेषण। तो 24वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मन के प्रकार्य का अन्वेषण। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मन के प्रकार्य का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण कहलाता है। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु अग्रलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है? तो 25वें में क्या? प्रयोग करना, साभिप्राय व्यवहार, वस्तु अस्थायित्व, समस्या समाधान। तो 25वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व का गुण उसमें आ जाता है और बच्चे किसी भी छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालते हैं और ढूंढ निकालने का फिर प्रयास करते हैं और अंततः सफल भी हो जाते हैं। हालांकि सफल होना ना होना अलग बात है। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संवेग के मनोविज्ञान में निम्न में से किस तत्व में सबसे कम ध्यान दिया गया है? 26वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। संवेग वस्तुनिष्ठ व्यक्तिपरक भावना है जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग न केवल वैयक्तिक
शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होता है। ये इसका 26वें का सही उत्तर सी हो जाएगा मित्र। आगे बढ़ते हैं। राजेश गणित की समस्या हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है के रूप में जाना जाता है। किस रूप में उसको जाना जाएगा? तो 27वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेरक। प्रेरक के रूप में जाना जाता है। 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो 28वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। बच्चों में वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही क्रम, उसका सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, व्यवहार उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, ये टर्म दिया हुआ है। अब इसको सही क्रम इसका क्या होगा? तो इसका बिल्कुल जो सही क्रम होगा, सबसे पहले क्या होगा? आवश्यकता पड़ेगी हमें किसी चीज़ का, उसके बाद उसके लिए प्रबल प्रेरणा होगी, उत्तेजना होना चाहिए, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार होगा, उपलब्धि होगा और फिर उत्तेजना में कमी होगा। तो इसका जो क्रम होना चाहिए, इसका सही क्रम यही होगा। अभिप्रेरणा प्राणी की वह अवस्था है जो उसे किसी आवश्यकता के कारण भीतर से संचालित करती है तथा किसी लक्ष्य की ओर उसे निर्देशित करती है ताकि आवश्यकता की संतुष्टि की ओर अग्रसर हो सके। तो इसका सही क्रम क्या होता है? आवश्यकता होगा, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। तो इस प्रकार हम लोगों ने 30 प्रश्नों को यहाँ देखा। अगले वीडियो में हम लोग 31 से लेकर 75 प्रश्न तक देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। वीडियो चैनल पे आप लोग बने रहें क्योंकि डीएलएड से संबंधित सारी प्रश्नों का जवाब यहाँ से आपको मिलेगा और परीक्षा में आप लोग सफल हों, इस तरह की शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।